हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य शंकर। नेक्सस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में पहला लेक्चर पढ़ाया था, जिसमें हमने ओरल कैविटी तक क्लियर कर दिया था। ओरल कैविटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? ओरल कैविटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमने लिख दिया क्या पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ओरल कैविटी से अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने लिखा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी थोड़ा आगे बढ़ गया। क्या हो गया भैया? आगे। आगे मतलब लीड टू, किसकी तरफ बढ़ा? आगे लीड टू फेरिंग्स। किसकी तरफ बढ़ा? फेरिंग्स की तरफ बढ़ा। मतलब हमने यहां तक की बात कर ली थी। अब थोड़ा नीचे आते हैं। क्या आते हैं? नीचे। तो किधर बढ़ गया बाबू? फेरिंग्स की तरफ। लीड टू फेरिंग्स। फेरिंग्स को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। तो एक अगर हम डायग्राम बनाएं तो ध्यान से सुनना। ये जो फेरिंग्स होता है, पहले जान लो फेरिंग्स होता क्या है। फेरिंग्स बहुत छोटा होता है, मतलब शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, शॉर्ट होता है। फेरिंग्स क्या होता है? शॉर्ट। और एक चीज हमने आपको बताया, ये फेरिंग्स होता है दो लोगों को अपने अंदर लेता है। किसको किसको? दो। एक तो पहला फूड जाता है और दूसरा एयर। तो हमने लिख दिया सर्व एज, क्या लिख दिया? सर्व एज कॉमन पासेज ऑफ। किसका किसका कॉमन पासेज होता है बेटा? या फॉर लिख सकते हैं, ऑफ या फॉर लिख सकते हैं। किसके लिए होता है? पहला तो भैया आपका फूड हो गया और दूसरा आपका एयर। मतलब कि जैसे हमने बोला, ये बनाया हमने एक स्ट्रक्चर। क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, और ये जो होगा आपका ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा, और इधर वाला भी पोर्शन नीचे आएगा। ठीक है, ये मान लो आपका हो गया माउथ वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन हो गया? माउथ का। और ये आपका हो गया नोज वाला पोर्शन। कौन सा? नोज। इसको अपन लोग बोलते हैं नजल कैविटी, और इसको अपन लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। और यहां नीचे एक बाउल की तरह मान सकते हैं, शॉर्ट एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब भाई साहब बात ये है, हमने एयर लिया। किसको लिया? एयर। अब ये जो एयर है ये नाक के रास्ते जाएगा और आ जाएगा फेरिंग्स में। और माउथ से हमने फूड लिया, खाना खाया, तो ये खाना माउथ से होते हुए कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया कॉमन पैसेज फॉर। किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए। अब ये जो फूड आया है, कौन आया है? फूड। एफ मतलब फूड और ए मतलब एयर। अब एक बात जान लेना, ये जो फूड है ये जाएगा आपके ईसोफेगस में। किस में जाएगा? ईसोफेगस में। ये जाएगा ईसोफेगस में। और ये जो एयर है ये जाएगा ट्रैकिया में। किस में जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो फूड कॉमन, पहले भोजन कहाँ आया? फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स से भोजन कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। फेरिंग्स से भोजन ईसोफेगस में जाएगा। और एयर नजल कैविटी से, नोज से कहाँ आया? पहले फेरिंग्स से। और फेरिंग्स से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए फूड और एयर के लिए कॉमन रास्ता बताया जाता है। किसको? फेरिंग्स। मतलब फूड हो या एयर, दोनों सबसे पहले किस में जाएंगे? फेरिंग्स, ग्रसनी में जाएंगे। उसके बाद फूड कहां चला जाएगा? ईसोफेगस में चला जाएगा। एयर कहां चला जाएगा? ट्रैकिया में चला जाएगा। दोनों का रास्ता बदल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? हाँ सर, बिल्कुल। सर एक चीज जान लीजिए, ये जो ईसोफेगस हो इसको अपन लोग बोल सकते हैं फूड पाइप। क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। क्यों फूड पाइप बोलते हैं? ऐसी नली, ऐसी पाइप जिसके रास्ते भोजन जाए, फूड जाए, उसको अपन लोग बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। इस ट्रैकिया को अपन लोग बोल सकते हैं विंड पाइप। क्या बोल सकते हैं? विंड पाइप। ऐसा पाइप, ऐसी नली जिसके रास्ते एयर जाए, उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रैकिया। तो ओरल कैविटी से हम कहाँ आए? फेरिंग्स पे। फेरिंग्स कॉमन रास्ता किसके किसके लिए रहता है? फूड के लिए, एयर। मतलब फेरिंग्स में दोनों आते हैं। यस सर, फूड भी आता है और एयर भी। पहले फेरिंग्स में आता है, फिर फेरिंग्स से एयर कहाँ चला जाता है? ट्रैकिया में। और फूड कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में। इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं ट्रैकिया की। किसकी बात पहले लिख लेते हैं? ट्रैकिया होता क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया सुनना, ट्रैकिया एक ट्यूब की तरह होता है। कैसा होता है? ट्यूब।
एक पाइप की तरह होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप मतलब कि जहां से एयर आए, क्या है, एयर। फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से आखिर एयर, हवा, ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो ट्रैकिया के द्वारा आपके लंग्स में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सर मान लीजिए हमने एक संरचना बना दिया। क्या बना दिया? संरचना। ये एक ट्यूब है, क्या भैया, ट्यूब। अब ट्यूब चारों तरफ से घिरा होता है एक सीप तरह के संरचना से, जिसको अपन लोग बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। और ये रिंग बना होता है हाइनिन कार्टिलेज का। कार्टिलेज मतलब नरम बोन, हड्डी ये भी होता है लेकिन बहुत नरम होता है। तो ये बना होता है बेटा कार्टिलेज का, इसीलिए अपन लोग बोलते हैं इसको कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग। अपन लोग इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। और सर ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ट्रैकिया का है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके ट्रैकिया का है। सर इस ट्रैकिया के ऊपर एक और संरचना होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को कवर करके रखता है एक और बंदा, लीफ की तरह संरचना होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जिसको अपन लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब भैया ये जो एपिग्लॉटिस है, अगर इसकी बात करें, इसका काम क्या है जान लो। भैया ये ट्रैकिया है ट्यूब की तरह। यस सर। सर ट्रैकिया के ऊपर ग्लॉटिस है। बिल्कुल सर, ट्रैकिया के ऊपर ग्लॉटिस जो है इसको कवर कौन रख रहा है? एपिग्लॉटिस। सर तो एपिग्लॉटिस की बात करें, ये भी बना होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज मतलब नॉर्मल बोन, मतलब ऐसा बहुत स्मूथ बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज है इसी का बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फ्लैप। फ्लैप मतलब होता है कोई लटकता हुआ सब्सटेंस जो ग्लॉटिस के ऊपर हमेशा लटकता है। जैसे पुराने जमाने में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर होते थे, उनके ऊपर चिमनी, जहां धुआं निकलता था उसके ऊपर लगा रहता था। जब धुआं निकलता था ऊपर, धुआं नहीं तो बंद, पानी ना जाए अंदर। तो ये जो भैया एपिग्लॉटिस है ये प्रिवेंट करते हैं, सुरक्षा देते हैं ताकि इसके अंदर कोई फूड ना जाए, क्योंकि ये रास्ता तो सिर्फ एयर के लिए है ना भैया, ये रास्ता सिर्फ एयर के लिए है, फूड के लिए ये रास्ता नहीं है। फूड के लिए ईसोफेगस होता है, इसके लिए रास्ता एयर के लिए सिर्फ ट्रैकिया होता है। आओ तो भैया एयर आ रहा तो खुल गया, एयर आया तो खुल गया, लेकिन अगर मान लो फूड आया तुरंत बंद हो जाता है, तो इसका काम क्या होता है? ये हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट किससे प्रिवेंट करता है? भैया आप खाना खाते हो, यस सर, खाना खाया, चबाया, अब खाना को निगलते हो, निगलते हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वॉलोइंग। क्या बोलते हैं? स्वॉलोइंग या डिग्लूटिशन। आओ आगे बढ़ते हैं। भैया जो प्रिवेंट करता है किसको? एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड इनटू, किसमें एंट्री रोकता है फूड का बेटा? इनटू ट्रैकिया या ग्लॉटिस बोल सकते हैं, इनटू ट्रैकिया। और ये सब कब होता है भैया? खाना कब आएगा आपके फेरिंग्स में? जब आप सोलोइंग करोगे, निगलोगे तभी तो आएगा। हाँ सर, तो लिख दिया किस दौरान आता है भोजन? ड्यूरिंग सोलोइंग। कब होता है ये सारा प्रोग्राम? ड्यूरिंग सोलोइंग। और सोलोइंग मतलब क्या होता है? एक चीज जान लो एक लाइन में, निगलना। क्या होता है? निगलना। निगलना जैसे अनाकोंडा देखा है ना मूवी में, आदमी को निगल जाता है। जैसे आप मुर्गा खाते हो ना, तो मुर्गा खाते हो तो उससे चबाते हो फिर निगल जाते हो, तो निगलते हो का ट्रैकिया में जाता है, विंड पाइप में जाता नहीं, कहां जाता है? ईसोफेगस। मान लो अगर ये एपिग्लॉटिस खुला हो तो जा सकता है। हम गोरखपुरिया तो गोरखपुर में क्या बोलते हैं उसको कि सुनसुनी आ गया है, खांसी आने लगता है, पानी लाओ पानी लाओ, मतलब उसमें खाने का कुछ दाना चला गया। ये आप क्यों? क्योंकि आप खाना खाते खाते बोलने लगते हो, जिससे एयर जाता है तो ये खुल जाता है, तो एयर के साथ साथ खाना भी चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये एपिग्लॉटिस सुरक्षा देता है, बचाता है एंट्री ऑफ फूड, ताकि आपके ट्रैकिया में फूड की एंट्री ना हो। कब? जब आप सोलोइंग करो, खाना को निगलो तब। इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। आगे बढ़े। बिल्कुल सर। हमने ट्रैकिया, अच्छा इसका शेप लिख लो, ये सी शेप का होता है। कैसा होता है? सी शेप। बाद में हम बात करेंगे जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे। तो ये जो पाइप है अपन ने इसको ट्रैकिया बोला, कवर होता है, चारों तरफ से घिरा होता है रिंग से। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस को कवर करता है, इसको कवर करता है एपिग्लॉटिस जो कि कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए अपन ने बोला कार्टिलेजिनस फ्लैप।
जो कि सुरक्षा देता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को, कि भैया ट्रैकिया में भोजन ना जाए, कवर होता है, बंद कर लेता है जब भोजन आता है। और कब ऐसा होता है? दौरान, किसके दौरान? जब खाना निगलते हैं तब। अब बात करेंगे ईसोफेगस की। किसकी बात करेंगे? ईसोफेगस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर लोग ईसोफेगस। चलिए भैया ईसोफेगस की बात कर लेते। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना जी? नहीं सर, ईसोफेगस पतला होता है। कैसा होता है? थिन। थिन माने पतला, थिक माने मोटा। थिन होता है, पतला होता है। सर मसल्स का बना होता है। हाँ सर, मसल्स का तो बना ही होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर। क्या बोलते हैं? मस्कुलर स्ट्रक्चर। मसल मतलब मांस से बना होता है, ठीक है। आगे, और बहुत लंबा ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब। क्या होता है भैया? लॉन्ग ट्यूब होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। सर एक बात बताएं आपको, ये जो ईसोफेगस है क्या यहीं रुक जाता है फेरिंक्स से निकल के? नहीं, आगे बढ़ता है। किसके थ्रू? पहले नेक पे आता है, पास करता है, नेक को पास करता है, मतलब नेक से होते हुए आगे कहां पहुंचा? आपके चेस्ट रीजन, मतलब आपके थोरैक्स वाले रीजन पे, वहां से यहां डायफ्राम होता है, डायफ्राम को पास करके स्टमक से जाके मिल जाता है। तो हमने लिख दिया एक्सटेंड। क्या लिख दिया? एक्सटेंड। कैसे? पोस्टीरियरली, नीचे की तरफ। एक्सटेंड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली पासेस थ्रू। पास मतलब जाना, आगे बढ़ना। पासेस थ्रू, किसके द्वारा पास होता है? देखते हैं भैया ईसोफेगस किसके द्वारा। सबसे पहले हमने नेक बना दिया। क्या बना दिया? नेक, गर्दन। फिर हमने थोरैक्स बना दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने डायफ्राम बना दिया। क्या बना दिया? डायफ्राम। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? नेक कहलाएगा। और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? थोरैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थोरैक्स कहलाएगा। और ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर डायाफ्राम। तीसरा वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा डायाफ्राम। अब ईसोफेगस आया यहां से, फेरिंग से आगे बढ़ा, तो सबसे पहले नेक को पास करेगा। कर लिया पास। पास मतलब जैसे ये रास्ता है, हमने पास कर लिया, आगे बढ़ गए, हम आगे बढ़ गए, पास कर लिए। समझ में आया? हाँ सर। अब किसको पास करेगा? थोरैक्स वाले रीजन को पास करेगा। चलो भैया इसको भी इन्होंने पास कर लिया, नीचे की तरफ, पोस्टीरियरली। सर अब किसको पास करेगा? आपके डायाफ्राम। और जाके जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा? स्टमक। बैग लाइक संरचना है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। तो लिख दिया है लीड टू। लीड टू मतलब आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लीड टू। और आगे की तरफ बढ़ के किससे जुड़ जाएगा? जाके स्टमक से। किससे जुड़ जाएगा? स्टमक से जाके जुड़ जाएगा। सर यही है स्टमक, जाके इससे जुड़ गया। इतनी बात समझ में आ गई? सर स्टमक कैसा दिखता है? जैसे झोला होता है ना, झोला, आगे और अच्छे से बताएंगे। झोला, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसका? इस झोले का, मतलब इस स्टमक का। इतनी बात समझ में आ गई भैया? ईसोफेगस थिन था, पतला था, मस्कुलर था, लॉन्ग लंबा ट्यूब था, नली था। एक्सटेंड आगे बढ़ा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पास किसके द्वारा? पहला नेक को पास करता है, फिर दूसरा थोरैक्स को पास करता है, फिर तीसरा डायफ्राम को पास करके कहां पहुंच जाता है? स्टमक। और स्टमक से जाके जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। स्टमक कैसा होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। और भैया यहां जहां जुड़ते हैं, यहां पे इन्हें सुरक्षा देने के लिए एक गार्ड होता है। क्या होता है? गार्ड, जो कि बना होता है किसका? मसल्स का। उसको अपन लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। तो यहां एक बंदा होता है जो मसल्स का बना होता है, इसका नाम होता है मस्कुलर स्फिंक्टर। इसका नाम होता है मस्कुलर स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो सुरक्षा देता है, इन्हें कंट्रोल करता है। इसका एक और नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम होता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। किसका नाम होता है? इस गार्ड जो सुरक्षा दे रहा है, स्फिंक्टर, इसी का, जो आपके स्टमक से आके जुड़ा है। ईसोफेगस जहां जुड़ा है वहां एक मान लो धागा बांध दिया गया ताकि ये अलग ना हो, तो उसको अपन लोग बोला मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। सर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है भैया, कहीं ये आए अलग ना हो जाए, तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? जुड़े रहे, एक साथ बने रहे, तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसको हमने कंट्रोल लिख सकते हो या रेगुलेट। चलाता कौन है? ये चलाता है। किसको? किसको कंट्रोल करता है? रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस
ईसोफेगस इनटू द स्टमक। भैया जो आपका ईसोफेगस स्टमक में खुल रहा है, जाके स्टमक में देखो खुल नहीं रहा है, खुल रहा है ना स्टमक में, हाँ, तो कहीं ये खुले जाए और जुड़ा ना रहे तो कहीं बाहर चला गया तो उसको कंट्रोल और सुरक्षा कौन देता है? ये स्फिंक्टर देते हैं। कौन देते हैं? स्फिंक्टर। चाहे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, चाहे मस्कुलर स्फिंक्टर, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसके ओपनिंग को? ईसोफेगस के ओपनिंग। किसमें? स्टमक में। इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल सर। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं आपके ईसोफेगस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। आ जाइए भैया। भैया ईसोफेगस में एक खासियत होती है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस का एक ही मतलब है, पहले फैलना फिर अपनी जगह पे आना, अपनी जगह पर आ जाना। इसमें ईसोफेगस में इसका यही मतलब है। फैलने को अपन लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और फिर फैल के अपनी जगह पे आ जाने को बोलते हैं रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। सर बिल्कुल सर। मान लीजिए आपका ईसोफेगस है ना सर? हाँ, मान लो ईसोफेगस है। मान लो फूड की क्वांटिटी कुछ इतनी हो गई, ज़्यादा हो गई फूड की क्वांटिटी। मान लो हमको जल्दी जल्दी कहीं जाना है, हमने खाना ज़्यादा लील लिया, खा लिया, मतलब लीलना मतलब खाना होता है जल्दी जल्दी। जहाँ एक रोटी में 4 टुकड़ा होना चाहिए वहाँ हमने 2 ही लिया, गपागप खींच लिया, और खींचने के बाद अब निकल फंस गया है, मम्मी पानी है, दादा पानी मांगने लगे, कहीं पानी होने हमको मिल नहीं रहा है। अब क्या करोगे? अगर ये आपका ईसोफेगस हार्ड हो, इसमें पेरिस्टाल्सिस का फंक्शन ना हो, तो आप मर जाओगे, चोक ले लेगा, तुरंत मर गए। लेकिन भैया इसमें पेरिस्टाल्सिस होता क्या है? जो आपका ईसोफेगस पहले फैल जाता है, क्या करता है? फैल जाता है। अब भोजन आगे बढ़ गया, फिर रिलैक्स हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, फिर यहां भोजन पहुंचा, फिर ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, फैल गया, फिर भोजन आगे बढ़ा तो अपनी जगह पे फिर से आ गया, रिलैक्स हो गया। अब फिर भोजन आगे बढ़ गया तो भैया यहां ये क्या हो गए? ये फैल गए। क्या हो गए? फैल गए। अब भोजन पहुंच गया आपके स्टमक में आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। सर ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, भैया यही कहलाता है आपका पेरिस्टाल्सिस। क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्सिस। भोजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो ईसोफेगस में पहुंचा तो वो फैल गया, आगे जब बढ़ेगा तो अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर नीचे वाला फैल जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके स्टमक में पहुंच जाएगा। किसके द्वारा? पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए सर, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टमक के पास। किसके पास पहुंचते हैं? स्टमक। समझ में आया ना? हाँ सर, आगे चलो भैया। स्टमक किसकी बात कर लेते हैं? स्टमक। स्टमक को बोलते हैं हिंदी में अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय, अग्नाशय, अमाशय में डिफरेंस होता है। अग्नाशय होता है पेनक्रियाज, अमाशय होता है स्टमक। भैया स्टमक जो होता है, अगर इसकी बात करें तो ये सिचुएटेड कहाँ होता है? उपस्थित कहाँ होता है? तो लिख लो सिचुएटेड। सिचुएटेड मतलब उपस्थित होना। सिचुएटेड, उपस्थित कहाँ? कहाँ आखिर है हमारे शरीर में? कहाँ है? पहली बात, ये आपका नेक है, ये थोरैक्स थोरैक्स है, और ये एब्डोमेन मतलब थोरैसिक कैविटी है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो एक चीज जान लो, आपका ईसोफेगस नेक से होते हुए, थोरैक्स से होते हुए कहाँ पहुंच गया था? एब्डोमेन में। तो स्टमक से जुड़ा था तो स्टमक कहाँ रहेगा? एब्डोमेन में रहेगा। तो सिचुएटेड। और एक चीज जान लो, राइट होता है कि लेफ्ट होता है? तो लेफ्ट पोर्शन में। किधर होता है? लेफ्ट। लेफ्ट सिचुएटेड होता है लेफ्ट पोर्शन में। कहाँ सिचुएटेड होता है? लेफ्ट पोर्शन। और भैया कॉर्नर पे होता है। कहाँ होता है? कॉर्नर। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में है, बीचों बीच है, नहीं। लेफ्ट मतलब कॉर्नर पे, एकदम साइड पे लगा होता है। किस में होता है? इन द एब्डोमिनल
एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये जो पेट वाला रीजन होता है, ये पेट में ही खाली जगह जो होता है उसी में पाया जाता है आपका स्टमक। दाहिने नहीं, बाएं तरफ। किधर होता है? बाएं, और कॉर्नर पे, किनारे पे होता है। इतनी बात समझ में आ गई सर? हाँ सर ये स्टमक की बात करें तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, झोली की तरह होता है। कैसा होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल सर। और सर दूसरी बात करें, जब ये खाली रहता है, इम्पटी मतलब खाली, इम्पटी मतलब खाली, जब ये खाली रहता है तो इसका जो संरचना होता है जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगा आपको? बिल्कुल सर एक संरचना बना रहे हैं, इस संरचना के माध्यम से हम आपको चीजों को समझाएंगे। ये जो संरचना बना रहे हैं, इस संरचना के माध्यम से हम आपको समझाएंगे स्ट्रक्चर के। ठीक है, लो भैया बन के तैयार हो गया स्टमक। असल बात है क्या, स्टमक में पाए जाते हैं 4 रीजन। कितने रीजन पाए जाते हैं? 4 रीजन पाए जाते हैं, 4 जगह पाए जाते हैं। ठीक है, पहला रीजन यहां होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन बोलते हैं। और दूसरा यहां होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं फंडस रीजन। क्या बोलते हैं? फंडस रीजन। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन लोग बोलते हैं बॉडी रीजन। क्या बोलते हैं? बॉडी रीजन बोलते हैं। और यहां वाला जो होता है इसको अपन लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन इसको अपन लोग बोलते हैं। सर स्टमक में कितनी जगह हो गई? 4। सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, सबसे किनारे वाला बॉडी, और सबसे नीचे वाला पाइलोरिक रीजन। कितने रीजन हो गए? 4। सर इसके बाद ये पार्ट जो होता है इसको अपन लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। इसको अपन लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का पार्ट होता है, भाग होता है, जिसको ड्यूडेनम या बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। समझ में आया? यस सर। सर यहां भी एक स्फिंक्टर, इनको क्योंकि जोड़ है ना भैया, जहां जोड़ होगा वहां एक स्फिंक्टर लगा होगा, तो इस स्फिंक्टर को बोलते हैं इस रीजन के द्वारा। देखो भैया यहां जो स्फिंक्टर, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्डियक रीजन के पास है। यहां जो स्फिंक्टर होता है इसको अपन लोग बोलते हैं इस स्टमक के रीजन के नाम पे पाइलोरिक रीजन। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये अब जान लो पाइलोरिक रीजन, तो ये किसमें आके खुलेगा? ड्यूडेनम में। तो लिख दो ओपन इनटू पाइलोरिक रीजन किसमें खुल रहा है आके? ओपन इनटू ड्यूडेनम। किसमें खुल रहा है? ड्यूडेनम में। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है भैया, भूलना नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है, और ये स्टमक का जो रीजन है पाइलोरिक, इसी में आके खुल रहा है। क्या हो रहा है? खुल रहा है। क्या हो रहा है? खुल रहा है। कौन खुल रहा है? ये पाइलोरिक रीजन। किसमें खुल रहा है? ड्यूडेनम में। बात समझ में आ गई होगी? हाँ फिर से। स्टमक की उपस्थिति कहां होती है? लेफ्ट साइड होती है। किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। बिल्कुल सही। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैग लाइक होता है। बिल्कुल सही, झोले के जैसा। और ये झोला जब खाली होता है तो इसका शेप बनता है जिसका नाम होता है जे शेप। इसमें कितनी जगह होती है? कितनी रीजन? 4। सबसे पहला कार्डियक रीजन, पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, और चौथा पाइलोरिक। अब भैया पाइलोरिक खुलता कहाँ है? ड्यूडेनम में जाके खुल जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जाके खुल जाता है। और इन्हें सुरक्षा गार्ड रेगुलेट कौन करता है? कि स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। अब जब ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ गई तो इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। आओ अब बात करेंगे इंटेस्टाइन की। किसकी बात करेंगे? इंटेस्टाइन की। लो भैया कोई दिक्कत किसी को? एक संरचना बना दे, गुस्साना ना तो एक संरचना बना दे। आओ मान लो ये ड्यूडेनम था ना भैया? हाँ सर। ये हो गया जेजेनम और ये इलियम। ठीक। और ये इलियम ओपन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें खुल जाता है? के
लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। ठीक, चल भैया ये पार्ट कौन सा है? ये है ड्यूडेनम। और ये कौन है भैया? जेजुनम। ये कौन है? इलियम। ये तो हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके पार्ट एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? 3। पहला ड्यूडेनम हो गया, जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा होता है। क्या होता है? वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, चौड़ा पार्ट होता है सबसे। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अगला होता है जेजुनम। जेजुनम भैया ये चौड़ा होता है लेकिन नैरो, पतला होना यही जेजुनम से स्टार्ट। तो जेजुनम भी क्वाइल्ड होता है। क्या होता है? जेजुनम भी क्वाइल्ड होता है लेकिन बहुत लंबा होता है। तो इसको अपन ने बोला क्वाइल्ड तो है लेकिन लंबा होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड। क्या होता है? लॉन्ग क्वाइल्ड। अगला है इलियम। क्या है? इलियम। इलियम कैसा होता है? हाईली क्वाइल्ड। कैसा होता है? हाईली, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा आपस में लिपटाया होता है। जब मोटी नहीं करती है जला के सोते हो मच्छरवा ना काटे, वैसा ही होता है। हाईली क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? हाईली क्वाइल्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ये इलियम जाके खुलता है किसमें? सीकम में। किसमें होता है? लिख लो ओपन। क्या लिखोगे? ओपन। किसमें खुलता है जाके? ओपन इनटू, किसमें खुलता है भैया? है बोलो ना यार। ओपन इनटू सीकम। किसमें खुलता है? सीकम। और सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। लो भैया अब बात आ गई लार्ज इंटेस्टाइन की, चलो लिख लेते हैं। ये भैया हो गए आपके लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट पहला ये होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। पहला पार्ट, पहला कौन हो गया? सीकम। थोड़ा कलर को चेंज करते हुए, एक अंदर नली बनाते हुए, ध्यान से देखना, अंदर एक पाइप होता है, कैनाल की तरह स्ट्रक्चर, नली होती है। और इस नली को अपन लोग बोलते हैं क्या? देखते हैं क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। जहां हम नंबरिंग कर रहे हैं मतलब वो सेकंड वाले लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाओ। ये जो संरचना होती है इसको अपन लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और ये लास्ट वाला होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं एनस। इसको बोलते हैं एनस। सर 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 एक चीज, सीकम से एक निकला होता है स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। सर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? स्मॉल, छोटा सा, फिंगर, उंगली की तरह निकला हुआ उभार होता है। तो लिख लो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक उभार होता है, जो कि एक विस्टीजियल ऑर्गन होता है। क्या होता है? विस्टीजियल। काम लायक नहीं होता। पहले होता था, पहले ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता था, अब कुछ नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि पूर्वज सेलुलोज खाते थे, अब नहीं, अब तो सेलुलोज की मात्रा कम कर दिया, काम भी खत्म। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? सीकम हो जाएगा। दूसरा कोलोन हो जाएगा। तीसरा रेक्टम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी सर? बिल्कुल। तो इंटेस्टाइन कितने पार्ट में होते हैं? 2। सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पहला पार्ट ड्यूडेनम जो कि सबसे चौड़ा पार्ट होता है। दूसरा जेजुनम जो कि लॉन्ग क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड मतलब एक्का में गुजरिया हुआ है, एकदम निकालोगे आतड़ी उतड़ी लेके बाहर, एकदम एक्का में अजुराया हुआ रहेगा। समझ रहे हो ना जी? ऊन खोलो, ऊन को एक्का में अजुरा दो, वैसा होता है यो। ठीक है, आओ। तीसरा कौन हो जाएगा? इलियम, जो कि हाईली, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है। और ये इलियम ओपन किस में होता है? सीकम में। आगे हम बात करेंगे अच्छे से। आओ भैया, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। देखो सीकम से क्या निकला? एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये स्मॉल, छोटा सा, फिंगर, उंगली की तरह निकला हुआ एक उभार है, एक उभार प्रोजेक्शन है, जो कि विस्टीजियल होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। इतनी बात समझना कि स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे ड्यूडेनम की, क्योंकि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की बात खत्म हो गई। अब बात करेंगे थोड़ी सी ड्यूडेनम की। आओ भैया ऊपर चले जाओ भैया शांति से। हाँ
आओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, हमने बोला ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। छोटी आंत की बात हमने कर ली, अपन लोग अब किसकी बात करेंगे? बड़ी आंत। तो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ये जो संरचना है, ये संरचना जो है ये है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना। यहीं पे कहीं छोटी आंत खुलता है जाके, इलियम। इलियम इसी में ओपन होता है सर, बिल्कुल। ये जो पार्ट होता है इसको हमने बोला था सीकम। क्या बोला था? सीकम। और इसके अंदर एक नली की तरह स्ट्रक्चर था, याद होगा आपको शायद, जिसको कोलोन बोला था। कोलोन के भी तो पार्ट होंगे। यस सर, बिल्कुल सही जवाब। आइए सर, ये जो सीकम होता है, अगर सीकम की बात करें और इलियम के बीच में एक वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वॉल्व। वॉल्व मतलब कि पानी अगर इधर जा रहा है वापस ना आ जाए, बैक फ्लो ना मार दे, कि मान लो डाइजेस्टेड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में आ रहा है तो कहीं वापस ना चला जाए, तो इसीलिए वॉल्व लगा होता है, जिसका नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। क्या नाम होता है? इलियोसिकल वाल्व। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, सुरक्षा देता है। प्रिवेंट किससे प्रिवेंट करता है? बैक फ्लो से। कहीं बैक फ्लो मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ रही है पीछे ना आ जाए, भर जाए तो पीछे ना आ जाए, तो किससे बचाता है? प्रिवेंट बैक फ्लो से। किससे बचाता है? बैक फ्लो। किसका? डाइजेस्टेड फूड का। ठीक, आगे सर थोड़ी सी बात अगर सीकम की कर लें, तो जो सीकम होता है अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्लाइंड सैक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ब्लाइंड सैक। तो हमने लिख दिया स्मॉल ब्लाइंड सैक, मतलब ऐसा मटका देखोगे जिसमें पूरा अंदर तक है, जगह है, खाली जगह है, गुफा की तरह है। ऐसा ही कुछ संरचना इसका होता है, अंधेरा उसमें रहता है, जो क्या करता है? कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखता है। सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखता है। सर एक बात बता दें आपको कि ये जो सीकम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों रखता है? भाई साहब, सीकम एक होस्ट है जो अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखता है। क्यों रखता है? उनसे काम करवाता है। क्या? कि मैं तुम्हें अपने पास रहने के लिए जगह दूंगा और जो डाइजेस्टेड फूड आ रहा है उसको और तुम और डाइजेस्ट करो और तोड़ो, सड़ाओ, आगे भेजो, सड़ाओ, तोड़ो। तो ये काम करवा रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन करवा रहा है? सीकम। और उनको रहने के लिए जगह दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। इसका एक और पार्ट होता है, जैसे पहला हो गया सीकम। क्या हो गया? सीकम हो गया था। दूसरा है कोलोन। क्या है? कोलोन। कोलोन के होते हैं 3 पार्ट, 4 पार्ट। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहीं पे होता है सिग्मोइड कोलोन। क्या होता है? सिग्मोइड कोलोन होता है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ होता है। ये असेंड, ऊपर बढ़ रहा है ना, तो ये नीला वाला जो कोलोन है कहलाएगा असेंडिंग कोलोन। क्या कहलाएगा? असेंडिंग कोलोन। और ये सीधे जो चल रहा है इसको अपन लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। अब ये नीचे जो आ रहा है इसको अपन लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और यहीं पे होता है सिग्मोइड। क्या होता है यहीं पे? सिग्मोइड कोलोन। और ये जो अगला है, ये तो हो गया भैया आपका 2 पार्ट हो गया। एक और होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं रेक्टम। कितने पार्ट होते हैं इसके? 3। पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। तो भैया ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आगे वाला ये पूरा पार्ट रेक्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेक्टम। सर रेक्टम होता क्या है? रेक्टम होता क्या है? इतना आप लोग देख लो, फिर आगे हम करते हैं। सर लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। सर इलियम किस में खुलता है? जाके सीकम में। यहाँ एक वाल्व लगा होता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड इलियम से सीकम में आ जाए वो दोबारा वापस ना आए, बैक फ्लो ना करे।
तो उसको प्रिवेंट करता है, सुरक्षा बचाता है। आगे, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक की तरह होता है, मतलब उसमें देखो मटका होता है, ऐसा ही कुछ संरचना होता है, अंधेरा होता है, एकदम मतलब जगह होता है खाली, जो कि अपने अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर, अगला पार्ट है कोलोन। कौन है? कोलोन। ये हो गया। अगला कोलोन। कोलोन कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला असेंडिंग, जो असेंड कर रहा है ऊपर। दूसरा जो बराबरी पे है, ट्रांसवर्स, नीचे जो आ रहा है डिसेंड कर रहा है, डिसेंडिंग कोलोन। और एक होता है सिग्मॉइड। और तीसरा जो पार्ट है उसको अपन ने बोला रेक्टम। क्या बोला? रेक्टम। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ऊपर करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी? यस सर। चलिए सर, भैया ये जो रेक्टम होता है ये भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब कुछ समय के लिए जो हमारे मल होते हैं, मल मतलब फीकल मैटर, वेस्टेज, उनको थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। तो क्या करता है? फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम क्या करता है? स्टोर करता है। किसको? स्टोर टू द फीकल मैटर। किसको? फीकल मैटर को, मतलब हमारे मल को। किसको स्टोर करता है? मल को स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है? रेक्टम, जो कि पार्ट किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का। बैग लाइक होता है। कुछ समय के लिए जब भर जाता है, अब लगता है भैया अब नहीं, अब अगर रोक लिए तो भैया दिक्कत हो जाएगा, दौड़ के जाते हैं, दौड़ के घुसते हैं, दरवाजा भी ना बंद करना भूल जाओ कहो तो। आगे, ये जो सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है इसको अपन लोग बोलते हैं एनस। इसको अपन लोग बोलते हैं एनस। एनस मतलब होता है गुदा। क्या होता है? गुदा। हिंदी में बोलते हैं गुदा। इसके द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है? जो मल होता है, फीकल मैटर, क्या होता है? फीकल मैटर कम आउट, बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बाहर। एनएस के द्वारा, थ्रू फीकल मैटर, जो मल होते हैं वो हमारे बॉडी से कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। कौन? ये फीकल मैटर। और हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात कर ही ली थी। इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। रेक्टम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, किस थोड़े समय के लिए स्टोर करता है फूड को। किसको? फीकल मैटर को। अगला पार्ट लास्ट वाला एनएस, गुदा, जिसके थ्रू फीकल मैटर बाहर आता है। कहाँ से? हमारे बॉडी से। आपको शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है, आप जिस टॉपिक पे चाहें उस टॉपिक से वीडियो बताएं, हम बनाएंगे और बेहतर तरीके से। बाकी ये चलता रहेगा कंटिन्यू। और अगला जो अपना लेक्चर होगा वो होगा आपके वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।